वेलकम टू माय चैनल सर। थैंक यू। सर आज अपने बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएं ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि हम किन के साथ आज का मतलब पॉडकास्ट कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार तिवारी है। जी मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी हूँ जी और आयुर्वेद से हमने अपनी पढ़ाई जो है जी वो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज भागलपुर से पूरी की है। जी उसके बाद कुछ समय मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में हमने वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद कुछ दिन हम पतंजलि चिकित्सालयों में जी आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में काम किए हैं और अभी मैं बिहार सरकार में आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जी, बहुत अच्छा। तो सर जैसा कि आयुर्वेद से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हैं, है जी ना? जी। आप एक डॉक्टर हैं तो सबसे पहले ये आप जानकारी दें कि आयुर्वेद का क्या एक इतिहास रहा है? देखिए, आयुर्वेद का इतिहास जहाँ तक है, यह वैदिक काल से आ रहा है। जी ठीक है। कुछ दिन पहले, जैसे सबसे पहले ये था, ये देवताओं के पास था। जैसे हमारा वेद आया, उसी तरह आयुर्वेद को पांचवें वेद के रूप में लिया गया है और इसको अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। आयुर्वेद की जो सबसे पहली ग्रंथ की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी, जो कि ब्रह्म संहिता के नाम से उपलब्ध है और उसमें 1000 श्लोक और 1000 अध्याय और 1 लाख श्लोकों से उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होने वाले व्याधि, उसकी चिकित्सा तथा उस व्याधि से सुरक्षित रहने के समस्त उपाय ब्रह्मा जी ने बताए थे। उदाहरण स्वरूप ऐसा कहा जाता है कि जैसे गर्भ में बच्चा के आने से पहले भगवान उसके पोषण की व्यवस्था उसके माँ के पास कर देते हैं, ठीक वैसे ही ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना करनी चाहिए या सोचा कि हमें इस सृष्टि की रचना करनी चाहिए, तो उससे पहले उन्होंने ब्रह्म संहिता की रचना की, ताकि हम जिस सृष्टि की रचना करेंगे वो आखिर स्वस्थ कैसे रहेगा, सुरक्षित कैसे रहेगा, इसको ध्यान में रखकर उन्होंने मनुष्यों में, चूँकि जो जिनकी रचना उनको करनी थी वो तो देवता थे नहीं, वो तो मनुष्य थे। उनका आहार विहार कर्म सब खराब होगा, अच्छा होगा, कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, और उससे उनको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि किस आहार विहार के, किस खान पान से या किस औषधि के प्रयोग से वे, उनकी संतति जो है या उनकी संरचना जो है वो सुरक्षित और स्वस्थ रहेगी। यही उद्देश्य था आयुर्वेद की स्थापना की और ब्रह्मा जी ने स्वयं इसकी स्थापना की थी। मतलब कहीं न कहीं आयुर्वेद जो है एक धर्म से भी हाँ रिलेटेड बिल्कुल। है ना? हाँ। तो सर कैसे ये आयुर्वेद का जो हम लोग इलाज करवाते हैं, तो ये कैसे हमारे ऊपर असर करता है? जैसे जहाँ तक देखिए, आज के डेट में लोग इंस्टेंट इलाज के लिए एलोपैथिक के साइड में जाते हैं। तो आयुर्वेद पे हम कैसे एक बिलीफ सिस्टम अपना बना सकते देखिए हैं? 2 तरह की बातें हैं। एक तो जो हम एलोपैथ में जाते हैं, उनकी जो चिकित्सा प्रणाली है, उनका जो सिद्धांत है, वो है सप्रेसिव ट्रीटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है? जी, हमने दिया, दवा को दिया, लाक्षणिक चिकित्सा की। जैसे आपको बुखार है, हमने बुखार की दवा दी, बुखार ठीक हो गया। बुखार के कारण की खोज उन्होंने नहीं की जी। कि बुखार क्यों हुआ। हुँ, हमने पैरासिटामोल आपको दिया, आपका बुखार गिर गया, दैट्स ऑल, हमारा काम खत्म। लेकिन हमारे आयुर्वेद में जब आते हैं आप, क्योंकि ये बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, तो ये सिम्टम की चिकित्सा नहीं करती, लाक्षणिक चिकित्सा नहीं करती, ये पूरे सिस्टम की चिकित्सा करती है। जब भी हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, तो हम कोलेस्ट्रॉल की चिकित्सा नहीं करते हैं, हम चिकित्सा करते हैं पूरे हृदय रोग संस्थान जो है उसकी चिकित्सा करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। तो जब मैंने हृदय रोग संस्थान की चिकित्सा हो जाएगी, तो कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी अपने आप अपने साम्य रूप में आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हम दोनों की चिकित्सा पद्धति में मूल अंतर यही है। अच्छा। तो मतलब कि पूरी तरह से आयुर्वेद के बारे में थोड़ा-सा आप ये बताएँ कि कैसे-कैसे मतलब कितना काम करता है? अगर कोई इलाज करे तो कितने दिनों में इसका असर करता है? देखिए, अब ये इस पर डिपेंड करता है कि रोग कितना गहरा है। हम लोग ये कहते हैं कि रोग और रोगी के बलाबल के अनुसार औषधि को देने का विधान है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी सिस्टम, जैसे सब जगह डोज डिटर्मिनेशन है, वैसा हमारे यहाँ नहीं है। सवाल ये है कि एक ही दवा, अगर हम, आपकी इम्यूनिटी कितनी है, आप कितना उसको टॉलरेट कर पाती हैं, उस हिसाब से हम लोग करते हैं चिकित्सा। तो इस हिसाब किताब से जो आयुर्वेद की चिकित्सा है उसको थोड़ा सा वक्त तो लगता है, क्योंकि धीमा काम करता है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वात पित्त कफ हमारा सिद्धांत है, ये हमारे दोष हैं, त्रिदोष माना गया है। और सभी रोगों के चिकित्सा के मूल में त्रिदोष को ही कारण माना गया है, वही कारण है। ये कहा गया है कि वात पित्त कफ जब बढ़ते हैं या घटते हैं तो रोग उत्पत्ति के कारण बनते हैं, और जब साम्यावस्था में रहते हैं तो कुछ नहीं कहते। तो कितनी विकृति है, उसको साम्यावस्था में लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, इस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा वक्त तो लगता है
इसमें नहीं है। जैसे इंस्टेंट रिलीफ हम लोग नहीं दे पाते हैं, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो रिलीफ हम लोग देते हैं वो स्थायी देते हैं। क्या उसमें किस इसका जड़ से इलाज है? जड़ से ही इलाज करते हैं ना, कारण का निवारण करते हैं। हमें बुखार, आपको बुखार हुआ, हमें बुखार हुआ, तो बुखार क्यों हुआ? जब कारण नहीं हट जाएगा तो उसका जड़ से इलाज हो गया। अगर कारण रह जाएगा, ऊपर से इलाज करेंगे तो रिकरेंस करेगा, फिर से वो उत्पन्न करेगा रोग को। यही कारण होता है। सर हमें ये बताएं आप कि आयुर्वेद का मतलब बहुत ज़्यादा लोग इस पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। मैं भी इन चीज़ों को देख रही हूँ। तो कैसे मतलब लोगों को विश्वास हो पाएगा? जैसे मान लीजिए पेट में दर्द हुआ तो लोग कहते हैं कि कोई जाओ एक टैबलेट मेडिकल के स्टोर से ले आओ, उसको खा लो। वहाँ पे जल्दी से आप आयुर्वेद के तरफ तो लोग नहीं मुड़ते हैं। देखिए तो ऐसा वैसे कैसे लोगों में मतलब विश्वास दिलाया जाए? विश्वास दिलाने के लिए देखिए सबसे बड़ी बात है, जो आयुर्वेद का हम ह्रास हुआ या लोगों में अविश्वास पैदा हुई, इसके लिए बहुत तरह के सिस्टम्स जिम्मेदार हैं, बहुत कुछ जिम्मेदार है इसके लिए। क्योंकि जिस भी चीज़ को सरकार के द्वारा प्रश्रय दिया जाएगा या उसको प्रमोट किया जाएगा, वो चीज़ आगे बढ़ेंगी। क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन रहा तो अंग्रेज़ों ने अपने चिकित्सा पद्धति को प्रमोट किया और हमारे आयुर्वेद को उन्होंने प्रमोट नहीं किया, दबाते गए, जिससे हम लोग थोड़ा संक्रमण काल में रहे। लेकिन अभी हाल ही में आपके पतंजलि के जो स्वामी रामदेव जी हैं, उन्होंने इसको प्रमोट किया और योग और आयुर्वेद को एक अच्छे मुकाम पर उन्होंने पहुंचाया, विश्वसनीयता भी दिलाई। हम भी अभी चिकित्सा करते हैं, तो इसीलिए हम लोग कम से कम मिनिमम 1 माह की दवा देते हैं, क्योंकि हमारा काम धीरे धीरे करेगा दवा। बिल्कुल। हम 1 महीने की दवा देंगे तो आपको लाभ मिलेगा, तो आप कम बैक होंगे। अगर 10 दिन की दवा देंगे, फायदा आशानुकूल फायदा आपको नहीं मिलेगा, अब भाग जाएंगे यहाँ से। नियम तो यही कहता है। आजकल तो पेशेंट मतलब क्या कहते हैं, दवा बदलने से पहले डॉक्टर बदल देता है, क्योंकि उसको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तुरंत चाहिए। तो यही थोड़ी सी हमारी, यहीं पर थोड़ी सी हमारी कमजोरी है कि हम इंस्टेंट रिलीफ सब रोगों में नहीं दे सकते। जैसे बहुत सारे रोगों में हम लोग इंस्टेंट रिलीफ देते हैं, ऐसा नहीं है। इंस्टेंट रिलीफ जैसे दर्द में है, बुखार में भी हम लोग इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं। 1 से 2 दिन में हमारा बुखार हम भी दे देंगे दवा तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, 1-2 दिनों में? हाँ, संजीवनी बटी, जोरनाशक बटी, गिलोय घन बटी, ये सब दवाएं हमारे पास भी हैं जो इंस्टेंट काम करती है। पैरासिटामोल की तरह हमारी संजीवनी बटी काम करती है अच्छा। बुखार गिराने में। लेकिन अब बात है कि विश्वास तो जमाना होगा, और जब तक लोग चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद पे इलाज को आएंगे नहीं, तब तक तो विश्वास जमेगा नहीं। रही बात कि यह आयुर्वेद अभी तक जो है ना, ये मतलब क्या कहेंगे, इंटेलेक्चुअल पर्सन के बीच में ही उलझ के रह गया है। अच्छा। आम लोगों तक, गांव देहात तक, या मैंने क्या कहते हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे लोगों तक ये अभी तक नहीं उतर पाया है। इसको उतारने में स्वामी रामदेव जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने हर जगह अपने चिकित्सालय चलाए हैं। पहले तो कोई मिलता नहीं था दवा, वैद्य जी मिलते नहीं थे। जो भी दुकानदार होते थे, अपने से आपको कोई दवा दे दिया, ठीक हो गया, नहीं हुआ और अच्छी बात है। कुछ तो आप आए, कुछ नहीं आए। जब से इनका चिकित्सालय जगह जगह हो गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है या सब डिविजनल वाइज है, इनके चिकित्सालय हैं, उसमें इनके द्वारा पतंजलि योगपीठ के हरिद्वार के प्रशिक्षित वैद्य द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। और एक मतलब क्या कहते हैं, हर दवाओं को प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी, जैसे अंग्रेजी डॉक्टर लिखता है वैसे प्रिस्क्राइब करके। पहले वैद्य जी लोग क्या करते थे कि पुड़िया बना के देते, खुद हम दवा घोटा, हम बनाया, हमने क्या मिलाया, क्या डाला, ये हम जाने और कोई नहीं जाना, न पेशेंट जाना। हम आज क्या करते हैं कि हम प्रिस्क्रिप्शन पे दवा लिखते हैं। अच्छा। दवा का नाम लिखते हैं। आप पढ़ी लिखी हो, आप जब जाओगी दवा लेने, खरीदोगी, दवा को पढ़ोगी, तो आप भी तो जानोगे उसके बारे में। तो इस तरह से विकास का कार्य हुआ और सरकार भी इस मामले में बहुत कुछ कर रही है अभी। इसलिए हमको लगता है कि आयुर्वेद का भविष्य उज्ज्वल है, आगे सब लोग को इसका लाभ मिलेगा। आई होप कि होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया का सबसे प्राचीन है ये, पद्धति है। क्योंकि जब धन्वंतरी और चरक ये सब थे तभी से ये सारी चीज़ चल रहे हैं। तो लोगों का भी इस पर बिलीव बढ़ना चाहिए। अगर जड़ से खत्म होना हो तो आयुर्वेद की तरफ झुकना चाहिए। मान लीजिए कोई डिजीज़ है, अगर जड़ से खत्म करना है तो उसको आयुर्वेद अपनाना चाहिए। शोधन की चिकित्सा करनी हुई। अच्छा। जैसे होता है ना कि शरीर के शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी। अच्छा। हमारे अंदर वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं। इन्हीं के बढ़ने और घटने में, ठीक है ना, रोगों की उत्पत्ति होती है, यही माना गया है। हमारा आयुर्वेद के 3 उपस्तंभ माने गए हैं इसको, ठीक है ना। स्तंभ है 3, वात, पित्त और कफ। फिर दोष, धातु, मल, ये तीनों, ये जैसे 3 दोष हो गए, 7 धातु हैं, और फिर 3 हमारे मल हैं शरीर के। यही सिद्धांत है और हमारे आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाए, ठीक है। उनको आहार विहार ऐसा दे, हम लोग ऐसा खान पान रहन सहन करें जिससे कि वो निरंतर स्वस्थता को बने रहे, ताकि उनमें रोग हो ही नहीं।
जिससे उनकी चिकित्सा की आवश्यकता पड़े। तो दूसरी बात हुई कि जो आतुर हैं, मतलब जो रोगी हैं, उनके विकार जो शरीर में हैं, जो दोष हैं, उनको उनका निराकरण करके उनको फिर से स्वस्थ बनाना, यही सिद्धांत है। मान लीजिए अगर किसी को गैस का प्रॉब्लम, जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा ये होता है, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, जब आयुर्वेद में आप आती हैं तो सबसे पहला हम कहेंगे कि परहेज, परहेज। निदान, विवर्जन। अच्छा। निदान मतलब होता है कारण। रोग का कारण क्या है उसको रोकना। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि हम गैस के मरीज हैं, गैस या कब्ज की शिकायत रह रही है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तेल, मसाले या ऐसे कोई भी पदार्थ जो गैस को उत्पन्न करने वाले होते हैं, वायु उत्पादक हैं, उनका सेवन यदि हम करते आ रहे हैं तो उसका सेवन हमको बंद करना होगा। जैसे कनेक्शन कट करना होगा, कनेक्शन कट कर दिया तो आगे से आने वाला नाली जैसे बंद कर दिया, आगे से पानी तो अब नहीं आएगा, अब जो है उसका निदान करना है। तो उसके बाद उसका निदान करना है, जैसे आपको क्या बोलते हैं उसमें गैस को हिंग वाष्टक है, या फिर आपको चित्रगादी बटी है, और गैस के रोगी को अक्सर कब्ज की शिकायत जरूर रहती है, कब्ज ही गैस का कारण होता है, तो त्रिफला चूर्ण है। इन सब दवाओं से, त्रिफला से हमने मल का शोधन किया, मल निकल गया, पेट से जब मल निकल गया, और दीपन और पाचन औषधि के रूप में लौंग भास्कर चूर्ण हुआ, या फिर आपको हिंगवाष्टक चूर्ण हुआ, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं, जिससे कि रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। और फिर उसको हम लोग इस बात की हिदायत भी देते हैं कि आगे से थोड़ा तेल मसाले पे या फिर गर्म खान पान पे आप परहेज कर रखें, जिससे कि आपकी तो कौन सा दवा है उसके लिए? उसके लिए हिंगवाष्टक चूर्ण आता है हमारे यहाँ, चित्रकादी बटी आती है, जिसको एसिडिटी की है उसके लिए शिवाक्षार पाचन चूर्ण आता है, त्रिफला आता है, पंचसकार चूर्ण आता है। इन सब दवाओं का प्रयोग किया जाता है। एक कुमारियासो भी आता है, जिसका प्रयोग हम लोग लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि पहले गैस को आने देने से रोक देना है, उस निदान फिर उसका परिवर्जन, निदान निकालना है। निदान परिवर्जन पहला काम हुआ, ठीक है। अच्छा। निदान मतलब तो कारण। दो तरह का आप मेडिसिन क्या वो करते नहीं, तो पहले निदान परिवर्जन का मतलब हुआ कि हमने आपको खान पान में परहेज बताई, अच्छा। ठीक है। पहले उसको परहेज रोको। जो बताया, क्योंकि आजकल का जो हैबिटेट है, जो हमारे यहाँ का कल्चर बन गया है, वो बहुत ज़्यादा तेलदार, मसालेदार, बहुत तरह की जंक ऐसी फूड जंक फूड वगैरह वगैरह। खाते हैं, तो वो शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। पाचन शरीर उसका सही ढंग से नहीं कर पाता है। एक्चुअल होता क्या है कि जब हमारे शरीर का मशीन या सिस्टम्स नया होता है, तब तो हम सबको जला के पास कर दिया, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे वो कमज़ोर होता है, तो वो फिर हमारे ऊपर हावी होना शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले तो हम यही सलाह देते हैं कि खान पान संयम में से करें, और मतलब किसी भी तरह का वैसे खान पान का प्रयोग न करें जिससे कि परेशानी का कारण हो। जैसे जंक फूड है, तेल मसाला है बहुत ज़्यादा खाना, या फिर बाहर का खाना, क्योंकि बाहर का जो भी खाना मिलता है वो गंदा ही गंदा है। तेल जितना बाहर का है सब खराब है। बाजार का खाना, चटपटा खाना, इससे थोड़ा परहेज करें बस। बाकी घर का खाना, हम लोग अगर सादा खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं वो सादा खाना खाकर ही लंबी जीवन जीते थे। ना गैस का प्रॉब्लम होता था, ना कोई प्रॉब्लम होता था। और हम लोग क्या है कि हम लोग का जीव थोड़ा सा बदमाश हो गया है, नहीं समझे, वो बदमाशी करता है, तो उस वजह से हम लोग थोड़े से परेशान ज़्यादा होते हैं। और वो बदमाश होता है, मतलब स्वामी रामदेव जी हम लोग को कहते थे कि जीव का कसूर ही सबसे ज़्यादा है। आप एक चीज़ खाई, रसगुल्ला खाई, अंदर चला गया, अंदर चला गया, जीभ का काम खत्म, जीभ ने स्वाद ले लिया, उसका काम खत्म। अब मेन काम किसका आ गया? पेट का, पचाना उसको है। तो जीभ क्या है, पटापट पटापट लिए जा रहा है, पचाना पेट को पड़ रहा है, पेट को मजबूरी पड़ रही है। यही कारण है आज के समय में रोगों की बहुतायत होने की। खान पान मतलब हमारा उनको बिगड़ चुका है। रोकथाम करना हाँ, पड़ेगा, है ना? उसके बाद ही उनका कोई भी चीज़ लिमिट में ही है। हाँ। हमको लिमिट अपना संयम से रखना पड़ेगा। खान पान ठीक ठाक रहेगा तो रोग की, हम नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा रोग की समस्या आएगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे पॉडकास्ट अभी तक किए हैं या फिर मेरे कमेंट्स में पूछा जाता है कि मोटापा बढ़ने का क्या कारण है और मोटापा को कैसे कम किया जाए? इसमें इसके लिए कोई है क्या आपके पास? मोटापा कोई बीमारी नहीं है। वैसे हमारे स्थौल्य एक बीमारी के रूप में भी उसका वर्णन किया गया है, कफज बीमारी बताया गया। मोटापा का कारण क्या है? जैसे खाना तो हम रिच खा रहे हैं। थोड़ा सा जैसे बोलते हैं कि ये आंवला जूस पी लो तो इससे थोड़ा सा तुमको राहत मिल सकता है, ये सब जैसे हमारा शॉप वगैरह सिद्धांत पे थोड़ा जाओ अलग लेने है। के लिए तो थोड़ा वो होता हमारा है। सिद्धांत उससे अलग है। अच्छा। तो देखिए, सवाल ये है कि मोटापा आया कैसे? अभी पहले कहा निदान परिवर्तन, जी काम जी रोकेंगे हम। तो जी। मोटापा कैसे आया? रिच डाइट हमने लिया, हमने जो खान पान लिया वो थोड़ा सा हैवी खान पान लिया, वसायुक्त खान पान लिया, और हम खा पी के आराम से, आजकल तो फिजिकल एक्टिविटीज़ जीरो है सबके पास। कुर्सी पर बैठना है, कुर्सी का काम है, खेत का काम नहीं है, टहलना घूमना है नहीं। तो जब हम खाते रहेंगे और आराम करते रहेंगे तो फैट का संचय होगा, वसा का संचय होगा शरीर में, तो उसी का नाम मोटापा है। तो मोटापा दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात है, जब तक फैट बर्न नहीं होगा शरीर का, फैट को जलाना होगा। कैसे जलेगा? विथ फ्रॉम एक्सरसाइज।
मोटापा कम करने की दवा है, ज़रूर है। हमारे यहाँ भी मेदोहरबटी आती है, एक दवा है मेदोहरबटी, वो आती है। गर्म पानी का सेवन हम करते हैं नींबू डाल के, तो फैट को जलाता है, बर्न करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम निदान परिवर्तन करें, वो जो हमारा खान पान है उसको संयमित करें हम। जैसे नॉर्मल खान पान खाएँ, जंक फूड या फिर आपका चाउमीन है, आजकल का जो भी चाइनीज़ खाने आ रहे हैं, वो सब फैट को बढ़ाते हैं। और खाया और आराम से बैठ गए, दोनों काम हुआ। पहले के लोग खाना खाते थे तो खेतों में मेहनत करते थे, जो भी खाते थे तो खेतों में मेहनत करते थे। अब खेतों का मेहनत तो है नहीं, हम घर से निकलना भी नहीं पसंद करते हैं, घर से निकलते हैं तो बाइक पे चढ़ते हैं, पैदल चलना भी पसंद नहीं करते हैं, तो मोटापा तो होगा। उसका निदान ये है कि हम फिर पुराने ज़माने की तरफ लौट चले। अगर स्वस्थ रहना है तो पुराने ज़माने की तरफ लौट चले हम, खाए पिए, मेहनत करें, घर का काम करें, खुद टहलें घूमें, नहीं तो कम से कम सुबह शाम टहलें ज़रूर। तो मोटापा, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, तो कम होगा। और दवा उसको सहयोगी रूप में काम कर सकते हैं। मूल रूप से सिर्फ हम ये चाहेंगे कि दवा खा के हम मोटापा को दूर कर लें, थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, एक और बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन से हमसे पूछा जाता है कि लीवर में जो सिरोसिस आता है, तो उसके लिए कुछ आयुर्वेद में ऐसा इलाज है कि नहीं? देखिए, लीवर सिरोसिस हो, जॉन्डिस हो, फिर आपको पांडु हो, सब लीवर से संबंधित बीमारी है। तो उसका हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे यहाँ सिस्टमेटिक मेडिसिन है। पाचन तंत्र जो है उसकी पूरी, उसका कैसे ओवरवायलिंग कहते हैं, वो ओवरवायलिंग है। उसके लिए भी हमारे पास दवा लीवर सिरोसिस का उपलब्ध है। सर्वकल्पवात हम लोग देते हैं, कायाकल्पवात देते हैं, लिवोग्रीट आता है, और उसके बाद फिर आपको क्या बोलते हैं वो लीवामृत आता है, कुमारियासव आता है। बहुत तरह की दवाएं हैं उसके लिए जो लीवर सिरोसिस में भी काम अच्छी काम करती हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। एक मिनट। जैसा कि मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो ये सारे मेडिसिन जो बता रहे हैं ना, मैं वो भी आपको वीडियो में शो कर दूंगी। अगर आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और लेना होगा तो फिर आप कांटेक्ट नंबर भी रहेगा, वहाँ से भी आप जाके परचेज कर सकते हो। लीवर सिरोसिस या और किसी भी, मैंने कहा ना आपको कि सिस्टमेटिक मेडिसिन हमारे यहाँ है। जी लीवर सिरोसिस के लिए दवा नहीं है। जी। हम लीवर का ओवरवायलिंग करेंगे। जब लीवर का ओवरवायलिंग करेंगे तो उसमें अगर जैसे एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा होगा, सीरम बिलिरुबिन बढ़ा होगा, या फिर आपका क्या बोलते हैं सिरोसिस का भी सिम्टम्स होगा, वो सब उससे ठीक होंगे। थोड़े योग प्राणायाम, थोड़े खान पान में परहेज, और थोड़ी सी दवा। तो उसके लिए क्या क्या परहेज करना है एक रोगी को, अगर उसको लीवर सिरोसिस हो जाता है तो खान पान में क्या परहेज करना चाहिए? जैसे खान पान में सबसे संयम की बात है, तेल मसाला तो बिल्कुल बंद कर देना होगा। हाँ ठीक है। बॉयल खाना खाना होगा, और कुछ दवाएं लेनी होंगी। हम्म, लीवर की किसी भी मेडिसिन, लीवर एक, अगर हम कहें कि सेल्फ रिपेयरिंग ऑर्गन है, ठीक है। लीवर अपने आप में, जैसे हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, अब सब लीवर ट्रांसप्लांट होता है, समूचा लीवर काट के नहीं लगाया जाता है, पार्ट्स ऑफ लीवर उसमें से लेके लगाया जाता है, और वो खुद अपने आप को फिर रिजनरेट करता है। तो लीवर को अगर हम रेस्ट मोड में डाल दें, लीवर जैसे तेल मसाला जितना हम खाते हैं वो लीवर के माध्यम से पचता है, पचाने में लीवर की अहम भूमिका होती है। तो अगर हम तेल मसाला कम खाएंगे तो लीवर को मेहनत कम करना पड़ेगा पचाने में। तो लीवर जब रेस्ट में जाएगा तो बहुत सारी लीवर की बीमारियां हैं जो अपने रिस्टोर होकर अपने आप लीवर को ठीक कर लेंगे। अच्छा, काफ़ी हेल्पफुल है। हाँ। अच्छा, आयुर्वेद में एक पंचकर्मा होता है, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा आप इसके बारे में पंचकर्म जो है बताएं। वो शरीर के शोधन की एक प्रक्रिया है। अभी ओवरवायलिंग की बात हमने कही ना, जी उसी तरह शरीर के शोधन की व्यवस्था है। वमन, विरेचन, वस्ति और एक रक्त मोक्षण, जी। सादिल के अनुसार ये 4 चीज़ हैं जिससे शरीर का शोधन किया जाता है। वमन मतलब हमारे अंदर वात पित्त कब्ज जो बढ़े हुए हैं उनको हम वमन के माध्यम से, वोमिटिंग के माध्यम से बाहर निकालते हैं। अच्छा। विरेचन का मतलब हुआ कि उनको हम गुदा मार्ग से बाहर निकालते हैं, पैखाने के रास्ते से बाहर निकालते हैं। और वमन विरेचन हो गया, उसके बाद आप वस्ति भी हो गया। इसी तरह से कर्म को करके हम लोग, इसको करके हम लोग शरीर को शोधन करते हैं, शरीर को फिर से प्योरीफाई करते हैं। समझिए यही पंचकर्म है, 5 कर्म है उसमें, जिसमें शरीर का शोधन होता है। तो पंचकर्मा कितने दिनों तक करवाना चाहिए? ये रोग की जो आक्रामकता है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। रोग कितना बढ़ा हुआ है तो उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने दिन इसको कराएंगे। क्या एक नॉर्मल इंसान पंचकर्मा करवा सकता बिल्कुल है? करा सकते हैं। स्नेहन स्वेदन तो पूर्व जैसे कर्म। हम स्वस्थ हैं, हम चाहते हैं कि हम पंचकर्मा करवाएं, हाँ, तो क्या हम करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। तो वो कितने दिनों का होगा प्रोसेस उसका? उसका पंचकर्म का अलग अलग, जैसे 5 कर्म है ना, 5 जी। के अलग अलग सिस्टम्स हैं।
अच्छा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह का सिस्टम उसका बना क्या हुआ है। होता है थोड़ा सा आप बताएंगे? जैसे वमन में आपको बताया ना, जैसे कि पंचक्रम 5 कर्म है। 5 कर्म है, 5 दिन अच्छा, का नहीं है, 5 कर्म है। 5 कर्म 5 है। कर्म में सबसे बड़ी बात ये है कि किस ध्येय से आप करा रहे हैं, उद्देश्य आपका क्या है, अच्छा, ठीक है ना? जैसे थोड़ा सा हेल्दी रहने के लिए या फिर बॉडी बहुत भारी लग रहा है, इसके लिए भी करवा सकते हैं? हाँ, जैसे स्नेहन स्वेदन कराएँगे हम, स्वेदन कराएँगे, शरीर से स्वेटिंग होगा, पसीना निकलेगा, शरीर हल्का होगा। इसके लिए? या फिर स्वेदन स्नेहन कराएँगे, मालिश वगैरह होता है, अच्छा, मसाज वगैरह, जैसे हाँ, मसाज थेरेपी मसाज के नाम होता से है। जो विख्यात है, वही सब, उसमें थोड़ा फ़ायदा मिलता है। एक सिरोधरा होता है, जो सर के लिए होता है आयुर्वेद में, तो उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ? वो भी पंचकर्म का ही एक विधान है। उसमें क्या किया जाता है कि औषधीय तेल से, जी। औषधीय तेल को धारोष्ण रख करके, हल्का गर्म रख के, और फिर सिर के ऊपर यहाँ पे उसको गिराया जाता है। हुँ, तो एक तो ऊपर से तेल गिरता है, हुँ, उसका एक अपना फ्लो होता है। उसके बाद औषधीय तेल है, हुँ। तो उसे सिर दर्द में, माइग्रेन में और इस तरह की बहुत सारी बीमारियों, सिर की बीमारियों में बहुत कारगर है वो सिरोधारा। अच्छा। अच्छा, आप कुछ रेकमेंड करेंगे कि जैसे कि हमारे ऑडियंस को अगर आयुर्वेद में इलाज करवाना है या फिर कोई, तो उसके लिए कोई प्रॉपर हॉस्पिटल वगैरह देखिए, कौन-सा सबसे बेस्ट है इंडिया में? अभी तो जैसे सरकार के 2 या 3 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो हैं, जो चल रहे हैं हुँ, बिहार में, जिसका ओपीडी और आईपीडी बहुत अच्छा है, जहाँ हम जाके अच्छा, दिखा सकते हैं। पटना आयुर्वेद कॉलेज है, उसका भी आईपीडी ओपीडी अच्छा है। उसके बाद जगह-जगह इस बार पतंजलि की तरफ से पतंजलि चिकित्सालय खुले हुए हैं, जो अच्छा। लगभग हमको लगता है कि बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक है, ठीक है? वैशाली डिस्ट्रिक्ट में? हाँ, वैशाली से हाजीपुर में है, अच्छा, सिनेमा रोड हाजीपुर में भी है, हाजीपुर में है। पटना में नाला रोड में है, अच्छा, और पटना में कई हैं। मेगा अच्छा, मार्ट भी है, आपको यहाँ क्या बोलते हैं, बाईपास पे है, वहाँ है, बोरिंग रोड में, कई जगह है जो कि जिसकी सूचना आपको नेट के माध्यम से आपको जानकारी मिल सकती है, वहाँ आप जाके दिखा सकती हैं। या फिर अभी सरकार की एक पॉलिसी आई है जो क्रियान्वयन में थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो हर 10 ठो या 11 ठो बिहार में चुने गए हैं ऐसी जगह, जहाँ पर कि आयुर्वेदिक अस्पताल, जैसे आप सरकारी अस्पताल अभी चल रहे हैं, वैसे गांव देहात में आयुर्वेदिक अस्पताल का भी निर्णय होना है। 50 बेड का वो बन रहा है अच्छा, हर जगह, जैसे आपके यहाँ हमारे बगल में लालगंज में बनने वाला है, अच्छा। वो जगह चयनित हो गया है उसका, वो बनेगा। और हमको लगता है कि कुछ समय तो लगेगा, लेकिन आयुर्वेद का भविष्य अच्छा है और लोगों को इसकी सेवा मिलेगी और बहुत अच्छा मिलेगा। साइड इफ़ेक्ट नहीं है आयुर्वेद में, किसी तरह का? यह एक बड़ा ही, हम क्या कहें, बहुत ही अजीब सा प्रश्न है। हुँ, हमारे यहाँ मरीज आते हैं, हम ओपीडी में जब इलाज करने हम बैठते हैं तो मरीज आते हैं, उनके मुंह में भर पेट गुटखा भरा रहता है, और वो पूछते हैं, डॉक्टर साहब दवाई का साइड इफेक्ट नहीं ना होगा? अरे आप जो खा रहे हो उसको तो छोड़ो पहले, जिसका साइड इफेक्ट है। इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछी इसका, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि उसका क्या हो जाएगा आयुर्वेद से, उसके दवा खाने से क्या हो जाएगा? मतलब उनका थोड़ा-सा। अच्छा, देखिए, एक और चीज़ है कि आयुर्वेद में थोड़ा पैसा भी कम लगता है मेडिसिन लेने में। नहीं, पैसे की बात तो हम नहीं बताएंगे, जैसे क्योंकि कि पैसा कम मान या लीजिए ज़्यादा कि की बात है, हाँ, वो चूँकि पैसा थोड़ा लोगों को कम। ज़्यादा दिखता है, दिखता ज़्यादा है। अच्छा, लगता कम है लेकिन ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा है। ज़्यादा दिखता दिखता क्यों है। ज़्यादा है कि यदि आप एलोपैथ की एक दवा लेने की, 2 दवा आपको मिल गया, 2 दवा आपने खा लिया, ठीक हो गया। हमने हाँ, थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हमारे यहाँ थोड़ा-सा वक़्त लगता है, तो हम मिनिमम 1 महीने की दवा देंगे। तो 1 महीने की जो दवा देंगे, तो अगर पर डे के हिसाब से आप उसका कैलकुलेशन आप करेंगी तो सस्ता है, महँगा नहीं है। हुँ, लेकिन चूँकि 1 महीने की आप खरीद रही हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा-सा महँगा है, थोड़ा महँगा। लेकिन मेन सस्ता है। ड्यूरेशन का बात हो हाँ, गया, है ड्यूरेशन ना? की बात होती है, और ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ हमारे आस-पास भी जिसका सेवन हम लोग कर सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले आपने लीवर की बात कही, जी। बहुत अच्छी दवा हमारे पास भूमि आंवला है, पुनर्नवा है जिसको गतपूर्णा हम लोग कहते हैं। हमारे घर में साग बनता था पहले, आपके यहाँ भी बनता होगा, बचपन में खाई होंगी, या नहीं तो अपनी मम्मी से पूछेंगी, वो आपको बताएँगी। जी, गतपूर्णा एक साग आता है, वो जी, लीवर जी। के लिए रामबाण दवा है, पुनर्नवा उसका नाम है, हमारे आयुर्वेद में, संस्कृत में नाम उसका पुनर्नवा है। और किसी भी लीवर टॉनिक में आप उठा अच्छा, के ले आइए, मैं उसको दिखाता हूँ कि पुनर्नमा निश्चित है, उसके बिना कोई दवा बन ही नहीं सकती लीवर की, जो हमारे पास घास के रूप में उपलब्ध है, साग के रूप में उपलब्ध है। तो वो सब भी दवाएँ बहुत सारी हैं, आंवला है, अभी थोड़ी देर पहले कहा आपने, एलोवेरा है, हुँ, ये सब का प्रयोग अगर हम करें तो बहुत सारी बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। कोई जैसे आंवला एलोवेरा का सेवन हम लोग कराते हैं बॉडी को डिटॉक्सिनेट करने के लिए। हम जो खाते पीते रहते हैं तो बॉडी में टॉक्सिन बनता है, हुँ। जो एंटी, जिसको आपकी अभी क्या कह रही थी, साइड इफेक्ट कह रही थी, साइड इफ़ेक्ट के लिए। तो उसका बनता है वो, तो उसको खाने से बॉडी डिटॉक्सिनेट होता है, जो शरीर विषाक्त तत्व हमारे शरीर वो निकल जाते हैं, वो निकल के हमारा शरीर रिफ्रेशमेंट हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो उस तरह के खान पान को हम अपने आप में सुधार लें तो फिर हमको किसी औषधि की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
लोगों में पेशेंस की बहुत कमी पेशेंस का अभाव है। अब यहाँ अभी कहा ना मैंने है। कि दवा बदलने से पहले डॉक्टर बदलना उचित समझते हैं। हाँ, सही बात बोले। पेशेंस नहीं, उनको लगता है कि अगर एक टैबलेट हम खा लें तो हमारा एक टैबलेट में ही सही हो जाए, हम ठीक हो जाए वो तुरंत, ठीक हम हो जाए, ठीक हो तुरंत जाए। हो जाए, ये वो सोचते हैं। तो ठीक होते भी हैं, उनके लिए व्यवस्था है। जैसे हर किसी चिकित्सा पद्धति की मैं शिकायत नहीं करता हूँ, लेकिन एलोपैथ की भी अपनी महत्ता है। उससे भी इनकार, बहुत लोग आकर मेरे टेबल पे कहते हैं कि वैद्य जी एलोपैथ बहुत ख़राब है, हमको नहीं खाना है। हुँ, हमने कहा ये नहीं कि बहुत ख़राब नहीं है, उसकी अपनी महत्ता है अपनी जगह पर, हमारी महत्ता है अपनी जगह। इमरजेंसी केयर में बहुत अच्छा कारगर है। तुरंत इंस्टेंट रिलीफ, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हम देंगे दवा, 1 घंटे में काम होगा, वो दवा दिया 5 मिनट में काम, तत्काल तो उसे रिलीफ आप पा लीजिए ना, बाकी के लिए तो हमें। अच्छा, आजकल घुटनों का दर्द का बहुत ज़्यादा शिकायत हो रहा है। ये यूथ में भी है, ऐसा नहीं एज होने के बाद। तो उसके लिए क्या आयुर्वेद में एक प्रॉपर ढंग फिर से हम वहीं इलाज आपको है? लेके जाएंगे। फिर वही। हाँ, हाँ, खान-पान से यूरिक एसिड बढ़ता है, हाई प्रोटीन डाइट हम खा रहे हैं, बहुत अच्छा। ज़्यादा खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कोई खा रहे हैं, जो खा रहे हैं सो खा ही रहे हैं, हुँ, तो उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। और यूरिक एसिड के बढ़ने से घुटनों में दर्द, दर्द की शिकायत, ये सब होती है। दूसरी बात कि एक्सरसाइज का न करना, टहलना नहीं, घूमना नहीं, फिरना, तो ये घुटने हैं ना, ये सिस्टम्स है, जाम हो जाता है, चलते नहीं चलने की वजह से या नहीं एक्सरसाइज करने की वजह से। थोड़ा सा जाम क्या करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, खाते पीते रहें, तेल लगाएँ। तेल लगाने की जो सिस्टम है हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है। हमारे बचपन में, आपके बचपन में आप देखी होंगी, हमारी माँ तेल लगाती थी बच्चों को, अब वो सिस्टम समाप्त हो गया है। ओलिएशन थेरेपी जो है वो समाप्त हो गया है। तो इसका जो ग्रीस कहते हैं जिसको हम लोग ना, वो ख़त्म हो जाता है, ये घुटने का रस, और जब हम तेल लगाते हैं तो त्वचा से अवशोषित होकर अंदर जाता है। वो सब कारण है उसका। आजकल लोग तेल से ज़्यादा लोशन वगैरह लोशन यूज़ लगाते करते हैं, हैं। कुछ भी लगाइए, स्मूथ होना चाहिए, चिकनापन शरीर में रहना चाहिए किसी चीज़ के लिए। तो अभी जैसा कि बहुत तेज़ी से आयुर्वेद का बढ़ भी रहा है हर चीज़, है ना? लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। पहले था कि हॉस्पिटल जो आयुर्वेद का होता था, वहाँ पे लोग बहुत कम दिखते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे वहाँ भी भीड़ लगा रहता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि किसी न किसी बीमारी से कोई न कोई ग्रस्त तो है। बिल्कुल। यानी कि इससे ये पता चलता है कि लोगों का बिलीव बढ़ रहा है ना? सही बढ़ आयुर्वेद रहा के है, बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आयुर्वेद में आप जैसा कि अभी तक बातचीत हमारी हुई आपसे, तो आप कहीं न कहीं ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हो कि हर किसी को अपने खान-पान के ऊपर थोड़ा बिल्कुल, ज़्यादा ध्यान बिल्कुल, देना चाहिए, एकदम। है ना? और खान-पान आयुर्वेद और का जैसा रहन-सहन। कि आपसे बात करने के दौरान पता चला कि आयुर्वेद का आधा से जो ज़्यादा दवा है, वो आपके घर में ही उपलब्ध है ना? बिल्कुल। और इसके साथ-साथ योग वगैरह भी, हुँ, है ना? योग, एक्सरसाइज़, टहलना, तो उससे बहुत इंसान अपने हर चीज़ मतलब लाइफ़ को थोड़ा रिकवर कर एकदम सकता बिल्कुल ठीक कर सकता है है। ना? जो उसको अनहेल्दी उसको लग रहा होगा, वो भी उसको दवा की रिकवर कर आवश्यकता नहीं सकता है। पड़ेगी। अच्छा। जो व्यक्ति खान-पान संयम कर ले, हुँ। थोड़ा-सा घर की दवाओं के प्रति अपना रखे, जैसे हमारे किचन में बहुत सारी दवाएँ हैं। हाँ। गोल मिर्च, तुलसी का काढ़ा बना के पी लिया, किसी तरह का खाँसी सर्दी हो आपको आराम मिलेगा। लौंग लौंग, तुलसी पत्ता और गोल मिर्च, ये 3 का काढ़ा बना के पी लिया तो आप खाँसी से निजात पा जाएगी। किसी भी तरह खाँसी, पुरानी से पुरानी खाँसी हो, आपको आराम मिल जाएगी। आपको फिर बुखार के लिए हमने बता दिया आपको, चिरैता भी लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, गिलोय। हुँ, हुँ, गिलोय रामबाण के रूप में बुखार में काम आता है। हुँ। गिलोय इम्यूनिटी भी देता है, शरीर को इम्यूनाइज़ भी करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करता है। तो बहुत सारी चीज़ हमारे आस-पास हैं, जिसको या तो हम जानते नहीं हैं या फिर हम प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। नहीं नीम, चाहते। नीम आज के माने उसको क्या कहेंगे, महाऔषधि है। हुँ, हुँ। आपको एक बात बताऊँ, एक छोटी-सी घटना आपको बता दूँ। जी। हिप्पोक्रेटस जो कि कहा जाता है उसको मॉडर्न मेडिकल साइंस का फादर ऑफ मेडिसिन, अच्छा। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अच्छा। हिप्पोक्रेटस ने 1500 कुछ ईस्वी 1560 या 62 ईस्वी में हुँ। मॉडर्न मेडिसिन की रचना की थी। तो उन्होंने अच्छा। क्या किया था, उससे पहले हमारा 250 बीसी का चरक संहिता है। हुँ। उन्होंने उस समय जितने भी प्रचलित ग्रंथ थे, सभी ग्रंथों का सार निकाल लिया। निकाल के एक नई मेडिकल साइंस की रचना की, जो कि आज एलोपैथ मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक हिपोक्रास नाम की मेडिसिन बनाई थी, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। हुँ, हुँ। हिप्पोक्रेटस ने हिपोक्रास नाम की महाऔषधि के निर्माण किया, उसका नाम उसने महाऔषधि दिया। और जब हमने विश्लेषण किया तो जानते हैं वो क्या निकला? हुँ, हुँ। कच्चे आम का पन्ना, जो हम लोग देहात में सब जगह बना के पिया जाता है। लूक लगने में अच्छा। सब लोग प्रयोग हम लोग करते हैं ना, हाँ, हाँ। कच्चा आम वही जो नमक पका के, वगैरह हाँ, डाल बस के बस जो बस पका के उसी, नमक डाल के पीते हैं हाँ सो? हाँ, उसको हिपोक्रास नाम दिया उन्होंने और कहा कि एक महाऔषधि है। अच्छा। तो हमारे यहाँ बहुत कुछ है जो हम लोग
चाहते नहीं है सबसे करना। बड़ा चीज़ वही कि लोग जानकारी लेना नहीं चाहते लेना हैं नहीं और चाहते। उस पे नहीं, मतलब ज़्यादा हम मतलब दिमाग नहीं लगाते हम हैं ना। विदेशों की तरफ पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता में वो असर अभी तक है जो ब्रिटिश आए थे, है ना, पाश्चात्य को लेकर। सिकंदर जब आया था यहाँ से 20 चिकित्सकों को ले गया था। सिकंदर की सेना जब यहाँ हार गई, शायद आपको पता हो, हाँ, इतिहास पढ़ा होगा, सिकंदर की सेना जब हार गई तो वापस लौटने लगी, तो उधर दक्षिण के जंगलों में बहुतायत सांप मिलते हैं। सर्पदंश होना शुरू हुआ और बहुत बहुत सारे सैनिक उसके मारे गए। तो यहाँ वहाँ के वैद्यों को बुला के उसने सर्पदंश से अपने सैनिकों का इलाज कराया। जब उसके सैनिक ठीक होने लगे तो यहाँ से करीब 10, 20, 25, 50 आयुर्वेद के वैद्यों को अपने यहाँ यूनान ले गया था अच्छा। विश्व चिकित्सा के लिए। उस समय हमारे यहाँ इतनी डेवलप चिकित्सा थी। अब हम लोग संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं कि त्वचा के 6 लेयर ऑफ है, 7th लेयर का वर्णन सुश्रुत संहिता में है, जो कि 250 BC पहले के ग्रंथ है, 2000-2500 साल पुरानी ग्रंथ है, ईसा पूर्व ग्रंथ है। उसमें त्वचा के 6 लेयर की 6 सतहों की अच्छा। तहों की उसमें वर्णन है। उसमें जो शल्य चिकित्सा, फादर ऑफ सर्जरी जिनको कहा जाता है, महर्षि सुश्रुत, आज भी एलोपैथ भी उनको फादर ऑफ सर्जन्स उन्हीं को मानते हैं। अच्छा। है आयुर्वेद में बहुत चीज़ें हैं, जानकारी का अभाव है और हम जानना नहीं चाहते हैं, मॉडर्न की तरफ भाग रहे हैं। यही है आपाधापी और कुछ नहीं, पूरी तरह से मतलब इलाज के लिए आपको आयुर्वेद में आइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विश्वास रख के, हाँ, विश्वास और पेशेंस, पेशेंस, संयम दो और चीज़। विश्वास दो रखिए, हाँ, दो फिर तो चीज़ ठीक तो आप हो ही जाएंगे। आराम से ठीक हो क्योंकि जाए। 2 और 2 4 ही होता है, 5 नहीं होता है। ये सही अगर बात रोग है हाँ, और रोग है और उसका इलाज सही है, हाँ। तो रोग ठीक क्यों नहीं होगा? बीमारी है और उसका निदान है तो जरूर रोग ठीक होगा। मुझे लगता है कि लोगों का एक लैक ऑफ पेशेंस होता है ना, इसी वजह से उनका इलाज होने के बाद भी ठीक नहीं होता है। क्योंकि सबसे पहले इलाज के लिए इंसान को मन में बसाना भी पड़ता है कि नहीं, हम यहाँ पे अगर इलाज करवाने जा रहे हैं तो हमारा वहाँ ठीक हो जाना चाहिए। और आयुर्वेद में लोग आते तो जरूर है, लेकिन उनका एक ट्रस्ट वहाँ पे रहता है, ट्रस्ट इशू रहता है वहाँ। एक और बात आपको बता दूं, महापंडित या राक्षस राज रावण जो भी कहते हैं आप, जी। उनके बारे में आपने सुना हाँ। होगा, शायद आप नहीं जानती होंगी, मैंने पढ़ा है। रावण एक बहुत बड़ा वैद्य था और नाड़ी रोग का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था। नाड़ी पकड़ के रोग का इलाज करना, रावण बहुत बड़ा विशेषज्ञ था। उस वक्त भी आयुर्वेद उतना ही उत्कर्ष पे था। जबकि लक्ष्मण को शक्तिवान लगी थी तो संजीवनी बूटी लाया गया था। उसमें कहाँ कोई डॉक्टर साहब थे इलाज करने, वैद्य ही थे ना, वैद्य जी ने इलाज किया था। उस समय भी इलाज होता था, दिन भर सैनिक लड़ते थे और शाम होते रात भर में फिर सैनिक कौन सा इलाज किया जाता था कि सुबह फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। तो हमारी चिकित्सा व्यवस्था उसमें उन्नत थी। आज थोड़े संक्रमण काल से हम लोग गुजर रहे हैं और आशा और उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी तो हम लोग और फिर आगे भी करेंगे, कहीं दो राय नहीं, जब इतना प्राचीन हर चीज़ है तो गवर्नमेंट को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। वही और बात जिस है। तरह से तेजी से बढ़ भी रहा है ना, तेजी उम्मीद से है बढ़ कि रहा है बहुत और जल्दी इसका संक्रमण काल से हम लोग बाहर निकलेंगे बिल्कुल। और अच्छे तो भविष्य की ओर दिखाई देंगे। आयुर्वेद में आने से दो चीज़ को यहाँ पे देखना पड़ेगा। पहला चीज़ तो एक पेशेंस के साथ इलाज करवाइए और दूसरा चीज़ की खान पान का थोड़ा सा आपको सिस्टम करना प्रकृति के पड़ेगा, साथ आइए प्रकृति के साथ। बस। और तीसरा कि आपको एक्सरसाइज वगैरह भी इसमें बहुत, प्रकृति के साथ आने में सब आ जाएगा, सब आ खान पान जाएगा संयमित उसमें। हो जाएगा। योगा प्राणायाम थोड़ा सा करिए, सुबह उठिए। अब क्या है, आज का ट्रेंड बन गया 12 बजे रात में सोना और 10 बजे दिन में उठना। सुबह की सूर्य की किरण आपको नहीं मिली, अब 8 दिन 10 दिन, मैं 10 दिन बता रहा हूँ, जी। 10 दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले जगिए, जी। सिर्फ 10 दिन गिनती करके, और 10 दिन बाद अपना अनुभव हमको बताइए क्या अंतर आ पाती है। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 10 दिन घूम के देखिए, मात्र 10 मात्र 10 दिन। देखिए कितना मतलब गहरा चीज़ है ये सब, कितना मतलब एक छोटा मोटा चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, कोई छोटी बात छोटी चीज़ है, हर किसी को पता है। जगते हम हैं, 2 घंटा बिल्कुल। पहले या 2 घंटा बाद, फर्क इतना ही है। 5 बजे जगह या 7 बजे जगह, फर्क इतना ही है। 2 घंटा सोने से अगर हम चुरा लेते हैं, अपने सोने के टाइम का 2 घंटा अगर हम चुरा लेते हैं, आप इसको करके देखिए अपने लाइफ में, देखिए 10 दिन ना, 10 दिन 5 बजे जगिए, अच्छा। फ्रेश होइए, देखिए आपको कितना वक्त मिलता है, समय आपको मिलेगा। आपके समय मतलब दिन के समय में बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरी बात, आप अपने आप को हर मैंने 50 to 60% स्वस्थ महसूस करेंगे, सिर्फ इस कारण से। अच्छा, कुछ हमें एक मेडिसिन वगैरह दिखा सकते हैं कि ये गैस के लिए है कि इसके खाने से ये ठीक हो जाएगा, या फिर और भी कुछ बाहर चलना थोड़ा होगा। बहुत थोड़ा सा दिखाइए। जो आजकल के समाज में
कुछ ऐसे रोग हैं जो अपना प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, उन रोगों के बारे में हम कुछ बात करते हैं। जैसे मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ हम लोग कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए हमारे पास देखिए मधुनाशिनी बटी आती है। ये मधुनाशिनी बटी है जो कि डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। इसका रोल है 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, हम लोग खाली पेट खिलाते हैं इसको। ये मधुनाशिनी हो गई। उसके बाद दूसरी बड़ी बीमारी आती है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको हम लोग कहते हैं, तो मुक्तावटी है। और डायबिटीज थी ब्लड प्रेशर में एक और बात आपको मैं बता दूं, जो कॉमन बात है, ब्लड प्रेशर के रोगी को अगर सेंधा नमक का प्रयोग करें जनरल नमक के अलावा तो बहुत राहत उसको मिलती है। अच्छा, सेंधा नमक। हाँ। फिर तीसरा हो गया लीवर की हर तरह के प्रॉब्लम के लिए लिवोग्लिट आता है हमारे यहाँ, इसका प्रयोग भी किया जा सकता है, अच्छा है। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ है लो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोध क्षमता की कमी, तो अगर कोई दवा हम दे रहे हैं उसके साथ अगर इसको हम इम्यूनोग्लिट को इंक्लूड कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो जब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की बढ़ेगी तो कोई भी बीमारी वो अपना प्रसार कम घटेगा, शरीर से उसकी प्रभुत्ता संप्रभुता घटेगी। ये प्रयोग करते हैं। एक अश्वगंधा है जो हमारे यहाँ के सबसे अच्छा नर्व टॉनिक है। हाथ में झुनझुनी, पैर में झुनझुनी, किसी तरह का नर्व का प्रॉब्लम हो उसके लिए अश्वगंधा से बढ़िया कोई दवा नहीं, इसको खाएं। ये एक चूर्ण है, हिंगमास्टेक चूर्ण है, जो कि गैस के लिए बहुत अच्छी दवा है। ये अविपतिकर चूर्ण है जिसका प्रयोग हम लोग एसिडिटी के रूप में करते हैं। ये सब क्लासिकल मेडिसिन है, ये सब चरक संस्कृत संहिता की चीज़ें हैं, मॉडर्न मेडिसिन कुछ नहीं है, सब शुरू। ये दवा आज से 2020 से पहले चल रही है और तब भी उतनी ही कारगर थी, आज भी उतनी ही कारगर है। एलोपैथ में रोज़ बरोज़ दवा की पोटेंसी बढ़ती है, हमारे यहाँ नहीं बढ़ती। हम जो चरक संहिता में पढ़े थे कि एक रत्ती व्रत चिंतामणि रस दर्द में काम आती है, आज भी एक ही रत्ती हम प्रयोग करते और काम करती है, ठीक है ना। तो ये हिंगवास्टेक चूर्ण हो गया, ये गैसहर चूर्ण हो गया, ये भी गैस के लिए उत्पन्न है। इस तरह कुछ दवाएं हैं जो बहुत अच्छी कारगर हैं, कुछ हमारे घर में हैं जो आपको बताया हमने, कुछ किचन की दवाएं हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है। अचानक से आजकल देखेंगे कि मौसम वगैरह अगर चेंज होता है तो सर्दी जुकाम हो जाता है, जो पकड़ लेता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, तो उसके लिए क्या कारगर एक घरेलू उपचार क्या हो सकता है आयुर्वेद में? सबसे बढ़िया तुलसी का पत्र, सबसे तुलसी बढ़िया। काढ़ा। तुलसी काढ़ा अगर आप सुबह शाम पिए, तुलसी भी इम्यूनिटी गेन करता है, गला बढ़ाता है। एलर्जी, जो लंबा एलर्जी जिसको होता है, क्रॉनिक एलर्जी होती है, उसको लंबे समय तक तुलसी घनवटी खिलाइए या तुलसी का काढ़ा बना के पिलाइए। उसमें थोड़ा सा गोल मिर्च, थोड़ा लौंग डाल दीजिए, थोड़ी अदरक डाल दीजिए, बना के पिलाइए, बहुत अच्छा काम करेगा। सर्दी खांसी नहीं ठीक होता है तो गुड़ को पका लीजिए अदरक में, एक किसी बर्तन में, कलछिल में, कोई भी चीज़ में थोड़ा सा घी लगा दीजिए जिससे चिपके नहीं, थोड़ा गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा अदरक कुछ के डाल दीजिए, 2 दिन खिलाइए, सर्दी खांसी ठीक, खांसी भी ठीक, अपने घर चला जाएगा तुरंत, आराम से। बिल्कुल तुरंत, कहीं कोई ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा है। उसमें विश्वास लोग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, दिक्कत यही है। वही चीज़ है। लेकिन ऐसे अगर ले भी लेते हैं अगर जल्दी में कोई मेडिसिन, अचानक से वो रोक तो देता है सर्दी, लेकिन फिर हो जाता है बाद में। लेकिन उसको लीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं कभी। हाँ, काढ़ा बना के उसको काढ़ा बना लीजिए। के उसको कार्डियक प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है, अर्जुन का छाल का काढ़ा बना के पीजिए, सब उपचार है आयुर्वेद सारा में, है उपचार ना? है। लेकिन थोड़ा सा है कि मतलब जो नेचर में है वो आयुर्वेद में है प्रकृति पूरे। के साथ, अभी थोड़ी देर कहा ना कि प्रकृति हाँ, के साथ आप बिल्कुल। आ जाइए, आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। स्वास्थ्य रक्षणम के सिद्धांत पे आइए, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा होगी, तो फिर बीमारी होगी ही नहीं, रोग होगा ही नहीं। यही पर अच्छा चीज़, बहुत अच्छा चीज़ आपने बताया, है ना? बस ये थोड़ा सा जागरूकता लाना जरूरी है ना? एक जागरूक जैसे हो जाए योग, इंसान और वो स्वामी जाएगा। रामदेव जी ने शुरू किया है जागरूकता का अभियान, योग जी और प्राणायाम के माध्यम से बहुत चीज़ वो बताते भी हैं, जी अच्छा जी है, कारगर है, और लोगों को सीखना चाहिए, सीखना करना चाहिए। थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए, ठीक है, वक्त का कमी है सबके पास। अब भगवान 24 घंटा के बदले 26 घंटा बनाएंगे तो काम चलेगा, लेकिन इसी में से थोड़ा सा स्वयं के लिए निकालना चाहिए। सुबह योग प्राणायाम कीजिए, टहलिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, सब कीजिए थोड़ा, फिर आप स्वस्थ रहेंगे। तो आज आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जानकारी मिला, है ना? और हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ हेल्प मिला होगा, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने बहुत अपना एक कीमती वक्त देकर आज बहुत सारी चीज़ें बताया। इसको मैं अभी टैग करूँगी, आप लोग देख लेना, और अगर ज़रूरी हुआ तो आप लोग परचेज भी कर सकते हो, कोई ये नहीं है ना। जैसा कि डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा, है ना? तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।